नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी और इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन यानी कि न्यूज 222, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश और दुनिया की 222 खबरें। जी हाँ, सिर्फ 22 मिनट में देश, दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। बात सबसे पहले तिहाड़ जेल से जुड़ी। एशिया की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक और कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। रिंकू नाम के कैदी को डकैती के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बुधवार को ही रिंकू को जमानत मिली थी। रिंकू को जेल से बाहर लाने के लिए पूरा परिवार तिहाड़ गया था, लेकिन जेल प्रशासन ने बताया कि रिंकू की तबीयत सही नहीं और उसे डीडीयू अस्पताल में भर्ती किया गया है। घर वाले अस्पताल पहुंचे तो मालूम चला कि रिंकू दम तोड़ चुका है। परिवार वालों का आरोप है कि रिंकू को जहर देकर मारा गया क्योंकि इसका शरीर नीला पड़ गया था। तिहाड़ जेल में पिछले 4 दिनों में एक कैदी की मौत का यह तीसरा मामला है। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल के ही एक जेलर पर दहेज के लिए अपनी बहू को जिंदा जलाने का आरोप है। पीड़ित महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी जेलर और पीड़ित के पति को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में बीती रात मेवाती गैंग से दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से काफी देर तक गोलियां चली। पुलिस ने मेवाती गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी 4 भागने में कामयाब रहे। पुलिस को सूचना मिली थी कि मेवाती गैंग मवेशियों को चोरी करके ले जा रहा है। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, बदमाशों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने उस गाड़ी को जब्त कर लिया है जिसमें वो मवेशियों को चुराकर ले जा रहा है। यूपी के बागपत में एक तेज रफ्तार एलपीजी टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और तेज धमाके के साथ उसमें आग लग गई। लेकिन जब तक टैंकर में मौजूद गैस खत्म नहीं हुई, आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के कुछ घर भी उसकी चपेट में आ गए। आग लगने की खबर पाकर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू की। यूपी के बहराइच में पुलिस ने रोजगार सेवकों पर जमकर लाठियां बरसाई। ये लोग 1.5 साल से रुके वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने इन्हें हटाने के लिए जमकर लाठियां बरसाई। नोएडा के सेक्टर 62 में जेएसएस कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में कैमरा मिलने से छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। टॉयलेट में स्पाई कैम देखकर छात्राएं हैरान रह गईं। छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर वीडियो क्लिप बनाने का आरोप लगाया। कॉलेज में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, साथ ही मीडिया की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई। आरएलडी नेता अजित सिंह से बंगला खाली कराने के बाद भड़के उनके समर्थकों ने कल गाजियाबाद में जमकर बवाल काटा। अजित सिंह के समर्थक मुरादनगर से दिल्ली जाने वाला पानी बंद कराने पहुंचे थे। इस दौरान उनकी पुलिस से जमकर झड़प हो गई। पुलिस ने आरएलडी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन उग्र होने पर लाठीचार्ज भी किया गया। दरअसल मुजफ्फरनगर से सैकड़ों की तादाद में अजित सिंह समर्थक गाजियाबाद के मुरादनगर के लिए रवाना हुए थे। पुलिस ने गाजियाबाद से पहले जगह जगह बैरिकेडिंग भी कर रखी थी। भीड़ जब मुरादनगर के वाटर पंप स्टेशन की ओर बढ़ रही थी तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस की गोली छोड़ी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प में गाजियाबाद के एसएसपी धर्मेंद्र सिंह समेत 30 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद प्रदर्शनकारी मुरादनगर स्थित गंग नहर जा पहुंचे और उन्होंने दिल्ली को पानी सप्लाई करने वाला रेगुलेटर बंद कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर रेगुलेटर पर वापस कब्जा करते हुए पानी सप्लाई को बहाल कर दिया। मेरठ में भी चौथे और उन्होंने दिल्ली को पानी सप्लाई करने वाला रेगुलेटर बंद कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर रेगुलेटर पर वापस कब्जा करते हुए पानी सप्लाई को बहाल कर दिया। मेरठ में भी चौधरी अजित सिंह का बंगला जबरन खाली कराए जाने और बिजली पानी सप्लाई काटे जाने के विरोध में जमकर बवाल हुआ। अजित सिंह समर्थक इस बंगले को उनके पिता चौधरी चरण सिंह की याद में स्मारक घोषित करने की भी मांग कर रहे हैं। दरअसल चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद भी बंगला नंबर 12 किसान ट्रस्ट की गतिविधियों का केंद्र बना रहा और अजित सिंह इसका संचालन करते रहे। केंद्र में सत्ता बदलने के बाद अजित सिंह को बंगला छोड़ना पड़ा और बंगले की बिजली पानी की सप्लाई भी काट दी गई। उधर कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजित सिंह के 12 तुगलक रोड लेन के बंगले को मेमोरियल बनाने की आरएलडी की मांग का समर्थन किया है। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक निर्दलीय विधायक दिनेश राय उर्फ मुनमुन ने कार्यक्रम के दौरान मंच पर अजीबोगरीब हरकत की। विधायक ने पूर्व महिला सांसद नीता पटेरिया की साड़ी के पल्लू से सार्वजनिक रूप से हाथ पोंछ लिया। उस समय महिला नेता को उस बारे में पता तक नहीं चला। जब विधायक ने यह अजीबोगरीब हरकत की, उस समय नीता पटेरिया मंच पर विधायक के आगे खड़ी थी।
इस हरकत पर मंच पर खड़े बाकी नेता हंसने लगे। मंच पर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के साथ स्थानीय सांसद बोध सिंह भी मौजूद थे। बवाल बढ़ने पर विधायक ने सफाई देते हुए कहा कि भाभी से मजाक किया था, उन्हें हाथ नहीं लगाया। वहीं पूर्व सांसद नीता पटेरिया ने इस मामले में कहा कि उन्हें मंच की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने विधायक की शिकायत आलाकमान से भी की। यूपी के बाराबंकी में जमीन विवाद को लेकर एक बीएसपी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सपा के एक विधायक पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगा है। उत्तराखंड के रुड़की में छात्र की हत्या को लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों के मुताबिक पुलिस तीसरे आरोपी को बचा रही है। इस मामले में 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। यूपी के बाराबंकी में एक लड़की से जबरन जिस्म फरोशी का धंधा करवाने का मामला सामने आया। आरोपी पीड़ित के पड़ोसी हैं, जिसे वो अंकल आंटी कहकर बुलाती थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी फिलहाल नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में निर्माणाधीन इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। पटना सिटी में एक बेकाबू बोलेरो कार रेलिंग तोड़कर गंगा नदी में गिर पड़ी। हादसे में 4 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार और शवों को बाहर निकाला। कानपुर के बिठूर इलाके में तेज रफ्तार कार ने एक मासूम को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने बच्चे की लाश रोड पर रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस के समझाने पर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। दिल्ली के आनंद विहार में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग पश्चिम बंगाल से लड़कियों को लाकर महज 3,000 रुपए में प्लेसमेंट एजेंसी को बेच देते थे। यूपी के बिजनौर में एनआईए की टीम ने शहर में छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की। टीम ने 2 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया। दोनों संदिग्ध आतंकी पिता पुत्र हैं। आतंकी फोन पर यह कहते हुए सुने गए थे कि जल्द ही शहर से बाहर निकलना है। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया। युवक इलाहाबाद का रहने वाला है। यह खुद को आईपीएस बताकर होटलों पर खाना खाता था और बिल भी नहीं देता था। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा का आज तीसरा दिन है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज सुबह 9:20 पर डॉक्टर कोटनिश के रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगे। चीनी राष्ट्रपति सुबह 9:20 पर डॉक्टर कोटनिश के रिश्तेदारों से मुलाकात के बाद फ्रेंडशिप अवार्ड में शिरकत करेंगे। सुबह 10 बजे चीनी राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मुलाकात करेंगे। सुबह 10:30 बजे शी जिनपिंग कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का डेलीगेशन भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेगा। शिखर वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से चीनी घुसपैठ पर नाराजगी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 कहा कि बेहतर संबंध के लिए सीमा पर शांति जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का विवाद सबसे पहले सुलझाना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन की वीजा नीति पर भी सवाल उठाए। चीनी घुसपैठ पर नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया तो शी जिनपिंग ने माना कि सीमा पर कुछ घटनाएं हुई हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि सीमा विवाद जल्द सुलझा लिए जाएंगे। उन्होंने सीमा विवाद को इतिहास का विषय बता दिया। खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी के विरोध के बाद लद्दाख के चुमुर में घुसे चीनी सैनिक 2 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। भारतीय सीमा के अंदर चुमार में चीन के 350 सैनिक घुस आए थे। नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच करीब 1.5 घंटे चली शिखर वार्ता में घुसपैठ का मुद्दा तो छाया रहा। भारत और चीन ने 12 अहम समझौतों पर करार किया। भारत और चीन के बीच 5 साल के लिए आर्थिक और व्यापार विकास योजना का करार हुआ। शंघाई और मुंबई को ट्विन सिटी बनाने का समझौता किया गया। साथ ही रेलवे व्यवस्था को मजबूत करने पर भी बात हुई। इसके अलावा ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन के लिए भारत और चीन में करार हुआ। मीडिया, सिनेमा और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी जोर दिया गया। अगले 5 साल में चीन भारत में $20 अरब का निवेश करेगा। चीन भारत में 2 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाएगा। भारत और चीन ने आयात निर्यात और कारोबार को बढ़ावा देने की बात पर जोर दिया। भारत चीन के बीच कैलाश मानसरोवर के लिए नए रूट पर करार भी हुआ। कैलाश मानसरोवर के लिए नाथुला से नया रास्ता खोला जाएगा। नए रूट से यात्रा में कम वक्त लगेगा और यात्रा आरामदेह भी हो जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि नाथुला दर्रा मानसरोवर यात्रा के लिए खोलना धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। हरीश रावत ने कहा कि ऐसा करने से राज्य के पर्यटन पर असर पड़ेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 4 देशों के एक आर्थिक कॉरिडोर का फॉर्मूला दिया है। भारत, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, जिससे चारों देशों में कारोबार को बढ़ावा मिलेगा।
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम नरेंद्र मोदी को चीन आने का निमंत्रण दिया। दोनों ही देशों ने शिखर वार्ता का सिलसिला बनाए रखने पर जोर दिया और बातचीत के जरिए संबंधों को पुख्ता करने की बात कही। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अलग से मुलाकात की। होटल ताज पैलेस में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मुलाकात करीब 25 मिनट तक चली। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शी जिनपिंग की अगवानी की और उन्हें नरेंद्र मोदी सहित तमाम मंत्रियों और नेताओं से मिलवाया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को नमन किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाए। उनके साथ उनकी पत्नी पेंग लियुआन और स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। राजघाट में विजिटर्स बुक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने विचार लिखे। उन्होंने लिखा कि जब तक आत्मा रहेगी तब तक गांधी जी का नाम रहेगा। जिनपिंग की पत्नी पेंग लियुआन ने भी विजिटर बुक में संदेश लिखा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी पेंग लियुआन दिल्ली के वसंत विहार में टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के प्रोग्राम में शरीक हुई। स्कूली छात्राओं ने शी जिनपिंग और पत्नी पेंग लियुआन के सम्मान में कई रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। अखिलेश यादव ने चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी पर चुटकी ली। अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छे दिन लाने का वादा करने वाले झूला झूलने में लगे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे के खिलाफ दिल्ली में तिब्बती शरणार्थियों ने जमकर हंगामा किया। हैदराबाद हाउस के बाहर हुआ हंगामा और प्रदर्शन कर रहे तिब्बती शरणार्थियों और पुलिस के बीच इस दौरान जबरदस्त झड़प भी हुई। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे के विरोध में धौलाकुआं इलाके में एक प्रदर्शनकारी ऊंचे पोल पर चढ़ गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ होटल ताज पैलेस के बाहर भी तिब्बती शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया। चीन से तिब्बत की आजादी की मांग करते हुए तिब्बती शरणार्थियों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ नारे लगाए। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि चीन को भारत से सीखना चाहिए और तिब्बत की समस्या का समाधान निकालना चाहिए। बीजेपी और शिवसेना में गठबंधन को लेकर पेंच फंस गया है। शिवसेना 155 सीटों पर अड़ गई है। शिवसेना ने साफ कर दिया कि वो 155 सीटों से कम पर नहीं मानेगी। शिवसेना ने अपने कोटे से 9 और बीजेपी के कोटे से 9 सीटें छोटे दलों को देने की बात कही है। गठबंधन में बीजेपी शिवसेना के अलावा 4 छोटी पार्टियां आरपीआई, राष्ट्रीय समाज पक्ष, स्वाभिमानी क्षेत्रकारी पक्ष और लोक संग्राम शामिल है। शिवसेना की ओर से 155 सीटों की मांग का फैसला देर रात एक अहम बैठक में उद्धव ठाकरे ने लिया। ये बैठक शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की आवास मातोश्री पर हुई। बैठक के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र का आत्मसम्मान और शिवसेना का स्वाभिमान हमारे लिए अहम है। बीजेपी की ओर से मिले 24 घंटे के अल्टीमेटम पर संजय राउत ने कहा कि हमें इस अल्टीमेटम की कोई परवाह नहीं। बैठक के बाद शिवसेना नेता रामदास कदम ने बताया कि सभी नेता उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। रामदास कदम ने कहा कि पार्टी नेताओं ने उद्धव ठाकरे को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वो कभी भी नहीं झुके। इससे पहले सीटों के बंटवारे पर तकरार के बीच बीजेपी ने शिवसेना को एक दिन का अल्टीमेटम दिया। बीजेपी ने साफ कर दिया कि अगर सीटों को लेकर सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो वो अकेले चुनाव लड़ेगी। मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में हुई एक बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना को दो टूक कह दिया कि आत्मसम्मान की कीमत पर समझौता नहीं होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शिवसेना को नसीहत भी दी कि कहा कि जैसे बीजेपी ने 2 कदम बढ़ाए हैं वैसे शिवसेना भी 2 कदम आगे चले। आज महाराष्ट्र में अमित शाह के दौरे का आखिरी दिन है। शाह आज विदर्भ इलाके में चुनावी बिगुल फूकेंगे। शाह के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस भी साथ होंगे। शाह अमरावती में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह गोंडिया में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। खबर है कि गठबंधन और चुनावी तैयारियों को लेकर अमित शाह आज नितिन गडकरी से भी मिलेंगे। इससे पहले कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कोल्हापुर से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार का बिगुल फूंका। शाह ने कोल्हापुर में चुनावी रैली कर प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। रैली में अमित शाह ने सिंचाई घोटाले का मामला उठाया और कहा कि अगर सही जांच होती तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार जेल में होते। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा। एमएनएस के तेज तर्रार विधायक राम कदम ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। राम कदम बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। राम कदम ने आरोप लगाया कि उनके अच्छे काम के बावजूद एमएनएस ने उन्हें दबाया।
राम कदम महाराष्ट्र विधानसभा में हिंदी बोलने के विरोध में एसपी विधायक अबू आजमी को थप्पड़ मारकर सुर्खियों में आए थे। उधर आरपीआई प्रमुख रामदास अठावले ने दावा किया कि शरद पवार ने साथ आने का न्योता दिया है। अठावले ने बताया कि शरद पवार ने उन्हें फोन कर कहा कि अगर वो एनडीए में खुश नहीं है तो एनसीपी के साथ आ सकते हैं। वहीं एनसीपी ने भी सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। एनसीपी नेता सुनील तत्कारे ने कहा कि अगर कांग्रेस ने जल्द जवाब नहीं दिया तो एनसीपी अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि एनसीपी 144 सीटों से कम में समझौता नहीं करेगी। एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बीच मुलाकात हो सकती है। माना जा रहा है कि मुलाकात का दौर सीटों के बंटवारे पर आखिरी फैसला हो सकता है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज नेपाल के काठमांडू में सार्क देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में आतंकवाद, सीमा सुरक्षा, समुद्री डकैती, नशीली दवाओं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। बैठक से पहले राजनाथ सिंह ने कहा कि शपथ समारोह में सार्क देशों के नेताओं को बुलाकर पीएम मोदी ने अपना नजरिया साफ कर दिया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज बिहार जाकर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी हिस्सा लेंगे। सुषमा स्वराज सुबह करीब 10 बजे नालंदा पहुंचेंगी और राजगीर के पिखली गांव में विश्वविद्यालय के निर्माण काम का निरीक्षण करेंगी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स आज दिल्ली सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलेंगे। खबर है कि बिल गेट्स पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के लिए अरबों रुपए का फंड जुटा सकते हैं। सूत्रों से खबर है कि बिल गेट्स पीएम मोदी से भी मिल सकते हैं और शौचालय बनाने के अभियान में आर्थिक मदद की पेशकश कर सकते हैं। चुनाव आयोग चुनाव की प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। अब ईवीएम में मतदाताओं को उम्मीदवार के नाम के साथ उनकी तस्वीर भी लगी मिलेगी। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक आयोग ने इस तरह के नए ईवीएम मशीन डिजाइन करने के लिए विशेषज्ञों की कमेटी गठित कर दी है। नई ईवीएम मशीन झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव में इस्तेमाल की जा सकती है। झारखंड और जम्मू कश्मीर में साल के आखिर तक चुनाव हो सकते हैं। दरअसल चुनाव में वोटों को प्रभावित करने के लिए डमी उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए आयोग ने ये कदम उठाया है। भूख की मार झेल रहे लोगों की संख्या भारत में घटी है तो पाकिस्तान में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ। भारत में भूखे लोगों की संख्या 9.5% घटकर 19.07 करोड़ पर आ गई, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान में ऐसे लोगों की संख्या 38% तक बढ़ गई है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में जल स्तर कम होने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। श्रीनगर के कई इलाकों में अभी भी घुटने भर पानी जमा है। लोग या तो जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं या आने जाने के लिए बोट का सहारा ले रहे हैं। पीने लायक पानी और बिजली की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। बाढ़ से आई तबाही की वजह से पूरी बस्ती उजड़ गई है। किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। बाढ़ की वजह से पढ़ाई पर भी असर पड़ा है। स्कूल खंडहर में तब्दील हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में सीएम के आदेश के बाद भी सचिवालय में महज 10% उपस्थिति दर्ज हुई। दरअसल सचिवालय के अंदर और बाहर अभी भी 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। मंत्री और सचिवालय बोट से सचिवालय अधिकारी बोट से सचिवालय पहुंच रहे हैं, जबकि कर्मचारी ट्रैक्टर से। सचिवालय के अंदर बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। सचिवालय के अंदर रखी कुर्सी मेज के अलावा कई फाइलों को भी पानी से नुकसान पहुंचा है। यूपी के बलरामपुर में एक दारोगा पर रेप का आरोप लगा है। आरोप है कि बयान दर्ज करने के बहाने उसने लड़की के साथ रेप किया। आरोपी दारोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित ने लखनऊ में आला अधिकारियों से मुलाकात की। नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के बरौला में एक अस्पताल में महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। आरोप है कि महिला की डिलीवरी होने वाली थी। महिला ने एक बच्ची को जन्म भी दिया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मौत हो गई। यूपी के गोंडा में अफसरशाही इस कदर हावी है कि सीनियर्स के जूनियर अफसर पैर छूते हैं। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के एमडी जब गोंडा पहुंचे तो 2 इंजीनियरों ने उनके पैर छुए। गोरखपुर में 1.5 लाख स्कूली बच्चों ने पीएम को पोस्ट कार्ड लिखकर उनसे गोरखपुर में एम्स बनाने की मांग की है। बच्चों ने लिखा कि अभी मरीजों को गोरखपुर से रेफर करने के बाद काफी मुश्किल होती है। धनबाद में एक नींव की खुदाई के दौरान 150 मुगल कालीन चांदी के सिक्के मिले, जिसे मजदूरों ने आपस में बांट लिया। बाद में पुलिस मजदूरों से सिर्फ 38 सिक्के ही बरामद कर पाई। आगरा में होने वाली रामलीला में इस बार शाहरुख खान सीता का रोल निभाएंगे। बीकॉम सेकेंड ईयर के छात्र शाहरुख को अभिनय का काफी शौक है। मुस्लिम परिवार से होने के बावजूद उससे घर वालों की सहमति मिल गई।
रंजीत सिन्हा की विजिटर डायरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रंजीत सिन्हा पर अपने सरकारी आवास पर 2G घोटाले के आरोपियों से मिलने का आरोप है। आरोपों पर रंजीत सिन्हा सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में अपना जवाब दे चुके हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सीबीआई डायरेक्टर के घर की विजिटर डायरी देने वाले शख्स का नाम बताने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके प्रशांत भूषण ने कहा कि नाम बताने से उस शख्स की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। मुंबई में लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में मकोका कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। 19 अगस्त को हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में 27 आरोपी हैं, जिसमें से 14 फरार हैं। आपको बता दें कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई के लोकल ट्रेन में 7 बम धमाके हुए थे। इस हमले में 188 लोग मारे गए। शिक्षक भर्ती घोटाले के दोषी हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ेगी या नहीं, इस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। देश के अगले चीफ जस्टिस बनने जा रहे सुप्रीम कोर्ट के जज HL दत्तू के खिलाफ यौन प्रताड़ना के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जज HL दत्तू पर पूर्व रॉ महिला अफसर ने यौन प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उनकी नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर की।